हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस कुछ वीडियो में हमने अपना चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर लिया था और रिसेंटली हमने क्या पढ़ा है, हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ा कि कैसे हम उसकी थर्मल एफिशिएंसी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं और कैसे हम उसको डिराइव करते हैं दोनों का एक्सप्रेशन। तो वो सब पूरा पार्ट किसका था? वो सब पार्ट था फर्स्ट लॉ तक का पार्ट था। अब हमने फर्स्ट लॉ का पार्ट अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। इवन पूरे प्रोसेसेस के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। जितने भी प्रकार के प्रोसेस होते हैं उनके वर्क डन के बारे में हमने देख लिया है, क्या वो प्रोसेस होते हैं, उनका मीन क्या होता है, इन सब के बारे में भी देख लिया है। तो फर्स्ट लॉ वाला पोर्शन हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब जो ये वीडियो रहेगा इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड लॉ के बारे में देखेंगे। क्या होती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या उसकी दो स्टेटमेंट होती है, केल्विन प्लैंक की और क्लॉसियस की, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। पीपीएम 1 पीपीएम 2 के बारे में देखेंगे। और ये वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम अपना कार्नोट इंजन पढ़ेंगे और ये हमारा जो चैप्टर है पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये वाला कौन सा पार्ट है? हमारा 8th पार्ट है इस चैप्टर का, थर्मोडायनेमिक्स का। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। तो ये वीडियो जो बेस्ड रहेगा, ये किस पे बेस्ड रहेगा? पूरा सेकंड लॉ पे बेस्ड रहेगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। हमने प्रीवियसली फर्स्ट लॉ के बारे में पूरा अच्छे से देखा है। क्या है वो? एनर्जी प्रिंसिपल है, क्या होता है हीट, क्या होता है वर्क डन, क्या होती है इंटरनल एनर्जी, इन सब चीजों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है प्रीवियस 7 पार्ट में। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना ये वाला लेक्चर। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ में एक थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि क्या रहता है, मेन इसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि जो फर्स्ट लॉ की खामियां हैं उसी को दूर करने के लिए क्या हुई, थर्मोडायनेमिक्स की सेकंड लॉ आई। फर्स्ट लॉ में एक ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक पूरा करने के लिए क्या हुआ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आई। तो जो कोई भी प्रोसेस होता है वो फर्स्ट लॉ भी फॉलो करता है और सेकंड लॉ भी फॉलो करता है। बिना सेकंड लॉ फॉलो किए प्रोसेस होना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखते हैं कि वो क्या चीज पे स्टैंड करती है। फर्स्ट, इंट्रोड्यूस एनर्जी एज ए प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। फर्स्ट लॉ हमें क्या बताती है कि एनर्जी क्या है, सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है। जैसे हमने क्या देखा था, इंटरनल एनर्जी के बारे में देखा था, क्या है वो, एक प्रकार की सिस्टम की प्रॉपर्टी है। और यदि उस सिस्टम में हीट आएगी और वर्क आएगी तो क्या हो सकती है, उसके तीनों वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो जो फर्स्ट लॉ सबसे पहले क्या बोलती है, एनर्जी एज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम बताती है कि जो एनर्जी है वो क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टी है। फर्स्ट लॉ ये बोलती है। एम्फाइजेस द कन्वर्जन प्रिंसिपल, मतलब क्या है, जोर देती है, वेट डालती है, किसमें डालती है, कन्वर्जन प्रिंसिपल पे। कन्वर्जन प्रिंसिपल क्या बोलता है हमें कि एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो बस क्या करेगी, अपना एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म क्या करेगी, चेंज करेगी। वही एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय विद रेफरेंस टू एन आइसोलेटेड सिस्टम और यूनिवर्स। आइसोलेटेड सिस्टम और यूनिवर्स का मतलब यह है कि हम पूरे यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं और ये देखते हैं कि जो पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज हो रही है वो उसके अंदर ही हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं है, ऐसा मानते हैं। तो इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जो भी एनर्जी होगी वो कहीं से भी क्रिएट नहीं होगी, वो बस क्या करेगी, अपना फॉर्म चेंज करते रहेगी, एक दूसरे फॉर्म में रहेगी, उसको हम यूज करेंगे तो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते हम, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा फॉलो होगी। सबसे पहली बार इसने किसने रिकॉग्नाइज किया था, फर्स्ट रिकॉग्निशन लेबनिट्ज ने किया था इसका 1993 में। सबसे फर्स्ट रिकॉग्निशन ये किसने किया था, लेबनिट्ज ने किया था। थ्रो लाइट ऑन कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट लॉ का मेन काम क्या है, क्या करती है वो, इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट में क्या करती है, लाइट डालती है। इंटरनल एनर्जी क्या है, हमने प्रीवियसली देखा है कि हर एक चीज, जितनी भी चीजें इस दुनिया में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सबकी क्या होती है, खुद की एक अंदर की एनर्जी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। और वो कैसे बनी रहती है, एक तो उसके टेम्परेचर के कारण, मतलब जितना भी उस बॉडी का टेम्परेचर होगा 0 केल्विन से तो ऊपर ही होगा, 0 केल्विन तो हम पहुंच भी नहीं सकते, उससे ऊपर ही उसका टेम्परेचर होगा। इसका मतलब क्या है, उसके पार्टिकल्स जो है वो क्या कर रहे होंगे, कंपन कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे, रोटेशनल मोशन में होंगे, ट्रांसलेशन मोशन में होंगे। तो उससे क्या बनती है, इंटरनल एनर्जी बनती है, आधा पार्ट। और दूसरा पार्ट क्या होता है, एक तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, दूसरा पार्ट होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या, उनकी इंटर एटॉमिक फोर्सेस पे वो बेस्ड रहती है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कैसे पकड़ के रखें। सॉलिड्स की इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो ये दोनों चीजों का सम होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों मिलकर क्या बनती है, इंटरनल एनर्जी। तो ये क्या करती है, इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट में लाइट डालती है। जैसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रीवियस में देखा है कि किसी भी सिस्टम को हम हीट देते हैं तो वो या तो अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा या हमें वर्क डन करके देगा, या दोनों देगा। तो सेम हीट और वर्क के इंटरेक्शन से इंटरनल एनर्जी में क्या फर्क पड़ता है, ये उसी कंसेप्ट में क्या करती है, लाइट डालती है। फर्स्ट लॉ डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन काइंड्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ का एक और काम क्या है कि ये एनर्जी में भेदभाव नहीं करती है, सारी एनर्जी को वो क्या मानती है, समान मानती है। कैसे, जो फर्स्ट लॉ है हमारी वो क्या है, एक प्रकार की क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, मतलब वो एनर्जी को गिनती है। 100 किलो जूल का वर्क डन और 100 किलो जूल की हीट को वो क्या बोलेगी, सेम है।
दोनों 100 किलो जूल की हीट और 100 किलो जूल का वर्क डन एनर्जी दोनों क्वांटिटेटिवली उसको मेजर कर रही है। 100 और 100 नंबर है तो वो दोनों को सेम मानेगी, वो भेदभाव नहीं करती एनर्जी में। बट ओरिजिनली ऐसा नहीं होता। हम 100 किलो जूल हीट से 100 किलो जूल का वर्क नहीं बना सकते, क्योंकि हीट क्या है, एक लो ग्रेड एनर्जी, और वर्क क्या है, एक हाई ग्रेड एनर्जी। वर्क से हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर हीट को हम पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो वही क्या करती है, फर्स्ट लॉ क्या करती है, एनर्जी में भेदभाव नहीं करती है। वो बोलती है सारी एनर्जी, सबकी एनर्जी की यूनिट क्या होनी चाहिए, किलो जूल, और सब समान है। वो ये नहीं देखती कि उसकी क्वालिटी क्या है, कोई एनर्जी की क्या होगी, क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी तो उसका थोड़े से भी अमाउंट में वो क्या करेगी, ज्यादा अच्छा हमें क्या देगी, परफॉर्मेंस देगी। तो फर्स्ट लॉ का काम क्या है, वो किसी एनर्जी में भेदभाव नहीं करती है, सबका, ऑल यूनिट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जीज बीइंग किलो जूल, सब एनर्जी को वो क्या बोलती है, सारी एनर्जी किलो जूल्स में रहती है, सब एनर्जी समान है। फर्स्ट लॉ ये बोलती है, वो कोई भेदभाव नहीं करती एनर्जी के बीच में। बट यही चीज सेकंड लॉ आके क्या करी, उस चीजों में करेक्शन करी, और उसी से क्या हुआ, पूरा चीजें परफेक्ट हुई। तो ये इतनी चीजें क्या बताती है, फर्स्ट लॉ बताती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड लॉ के बारे में देखते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ का पूरा क्या था, एक साइलेंट पॉइंट था कि किस चीज में वो स्टैंड करती है थर्मोडायनेमिक्स की। सेकंड देखते हैं हम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये क्या बोलती है देखते हैं, इसका स्टेटमेंट भी हम देखेंगे, पहले हम इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं कि सेकंड लॉ का मतलब क्या है, क्यों आई है, क्या जरूरत पड़ी और क्या बताती है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ के बारे में हमने पूरा जान लिया है, सब कुछ जितना भी हम जानना, जितना भी हमारे लिए जरूरी था हमने सब जान लिया। इट स्टेट्स दैट all kind of energy are not of the same quality। फर्स्ट लॉ क्या थी, वो क्या थी, क्वांटिटेटिवली मेजर करती थी, गिन के मेजर करती थी, और सबका नंबर सेम आया तो वो सबको सेम बोलेगी। मगर सेकंड लॉ ये बोलती है कि सब एनर्जी की क्वालिटी समान नहीं होती, किसी की क्वालिटी खराब हो सकती है, किसी की क्वालिटी अच्छी हो सकती है। जिस एनर्जी की क्वालिटी अच्छी होगी, ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा अच्छा हमें क्या देगी, परफॉर्मेंस देगी। तो यही चीज सेकंड लॉ की क्या बोली कि हर एनर्जी समान नहीं है, हीट की भी यूनिट किलो जूल है और वर्क की भी यूनिट किलो जूल है, दोनों एनर्जी है, मगर दोनों एनर्जी सेम नहीं है। वर्क एक हाई फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी, हीट क्या है, एक लो ग्रेड एनर्जी है। वर्क ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस है, वर्क की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है यहां पे। इलेक्ट्रिक एंड वर्क इज ए सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये वही क्या करी, बताए कि किसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है एनर्जी की, कौन सी एनर्जी ज्यादा अच्छी है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम देखते हैं, जो हमारे घर में करंट्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं, और वर्क क्या है, एक प्रकार से फोर्स देना किसी भी चीज में। तो ये दोनों क्या है, सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाई ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब वर्क क्या है, एक हाई ग्रेड एनर्जी है। वाइल हीट इज एन इंफीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट क्या है, वर्क से थोड़ी सी कमजोर है, मतलब उससे कम फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लो ग्रेड एनर्जी बोल सकते हैं। तो यही चीज किसने बताया, यही चीज सेकंड लॉ ने बताया हमें कि सारी एनर्जी की क्वालिटी सेम नहीं है, क्वालिटी डिफर कर सकती है सारी एनर्जीज की। वर्क और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो क्या है, वो सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और हीट जो है वो इंफीरियर फॉर्म है, मतलब थोड़ी नीचे है उनसे। इसका मतलब ये होगा कि हीट से हम पूरा वर्क कन्वर्ट नहीं कर सकते, हीट से हम वर्क कन्वर्ट करेंगे तो ज्यादा लॉस होगा, एज कंपेयर टू यदि हम वर्क से हीट बनाएंगे तो हमें क्या होगा, ज्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब ये होता है। सेकेंड लॉ रिलेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डिक्टेट्स लिमिट्स ऑन द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। सेकेंड लॉ क्या करती है, हीट के फ्लो का डायरेक्शन डिफाइन करती है। ऑब्वियसली बात है, हीट कैसे फ्लो करती है, गर्म बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो करती है। फॉर एग्जांपल हम आगे जाके देखेंगे कि जैसे एक चाय का कप रखा हुआ है नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, और चाय गर्म है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, चाय ठंडी हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है उसकी हीट क्या हो जाएगी, पूरे रूम में चले जाएगी। तो ये क्या है, एक डायरेक्शन फ्लो है, हीट का डायरेक्शन बता रही है वो कि चाय से वो कहां चली जाएगी, पूरे रूम में, टी से पूरे रूम में चले जाएगी वो। क्या कभी ऐसा उल्टा होता है कि चाय रखी हुई है और चाय अपने आप गर्म हो जा रही है रूम में रखे रखे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो सेकंड लॉ क्या बताती है कि हीट के फ्लो करने का एक प्रॉपर डायरेक्शन है, अपोजिट आपको फ्लो कराना है तो आपको वर्क देना पड़ेगा। ये चीज हम किसमें देखें, प्रीवियस लेक्चर अपने हीट इंजन हीट पंप में देखें। तो वो बताती है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, नेचुरली अपोजिट वो फ्लो नहीं होगी। कभी ऐसा नहीं देखे होंगे आप कि चाय का कप रखा हुआ है और वो अचानक से क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका दूसरा एग्जांपल क्या है कि हम देखे होंगे जितने भी वाटरफॉल्स देखते हैं, सब ऊपर से पानी गिरता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। बट क्या आपने कभी ऐसा उल्टा रिवर्स होते हुए देखा है कि नीचे से पानी ऊपर जा रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। बट एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से तो हो सकता है, वो बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी तो उतना ही अमाउंट है और वही सेम पोटेंशियल एनर्जी में तो कन्वर्ट हो सकती है। तो ऐसा नहीं होता। सेकंड लॉ बताती है कि हर चीज का एक डायरेक्शन होता है, इसी डायरेक्शन में चीज प्रोसीड करेगी, अपोजिट करेंगे तो दिक्कत हो सकती है या हमें एक्स्ट्रा वर्क लगेगा उसके लिए। और लिमिट बताती है, डिक्टेट्स
लिमिट्स ऑन दी कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, लिमिट देती है कि पूरी हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ लॉस हो गई। यही चीज हमने किसमें देखी? हीट इंजन में देखी। ऊपर वाले जो सोर्स से इंजन हीट लेता था और क्या करता था? वर्क हमें देता था। तो क्या वो पूरी हीट को कन्वर्ट कर पाता था? नहीं, कुछ हीट को वो सिंक में रिजेक्ट कर देता था। ऐसा पॉसिबल ही है, मतलब पॉसिबल ही है ये चीज। कोई भी कहीं से भी आप हीट लेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप जितनी पूरी हीट लिए उसको पूरा यूटिलाइज कर दें। जिस कंटेनर या जिस एपरेटस में ये आप प्रोसेस कर रहे हैं वही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो लॉस होगा ही होगा। ये सेकंड लॉ का क्या है? बोलना है ऐसा। It tells us whether a particular change is feasible or not। और क्या बताती है? कि कोई भी जो चेंज हो रहा है वो फिजिबल है कि नहीं है। फिजिबल का मतलब ये है कि एकदम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसका अपोजिट करेंगे तो वो नॉन फिजिबल हो जाएगा, इसका मतलब ये। तो सेकंड लॉ क्या करती है? एक प्रकार से क्वालिटी के बारे में बताती है कि वर्क हाई क्वालिटी एनर्जी है और हीट क्या है? लो क्वालिटी की एनर्जी। हर एनर्जी को वो देखती है और बताती है कि इसकी क्वालिटी ज्यादा है, इसकी क्वालिटी कम है। ये क्या है? सेकंड लॉ का काम है। आगे जाते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा, पूरा एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं कि क्यों जब फर्स्ट लॉ थी एनर्जी कंजर्वेशन एकदम अच्छा है, एकदम सही है, तो सेकंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? ये चीज कैसे समझ में आएगी? हमें एग्जांपल से समझ में आएगी। ये वाला पार्ट पूरा थ्योरेटिकल है, तो आप अच्छे से समझें ताकि आप क्या कर पाए, कभी भी पूछे तो आप अच्छे से बता पाए उसको या लिख पाए। देयर आर मेनी प्रोसेस विच आर बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। बहुत सारे प्रोसेस है, या हम बोले सारे ही प्रोसेस किसमें बेस्ड रहते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन पे ही बेस्ड रहते हैं। एनर्जी क्रिएट नहीं होगी ना ही डिस्ट्रॉय होगी, बस अपना फॉर्म चेंज करेगी। बट नॉट पॉसिबल इन नेचर। बट क्या है? कुछ ऐसे प्रोसेस भी है जो क्या है? पॉसिबल नहीं है नेचर में। हो सकता है वैसा, बट क्या है? नेचर कभी ऐसा पॉसिबल नहीं करता। यही सब, इसी का हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैंने दो एग्जाम्पल दिया, वाटरफॉल का और दूसरा चाय के कप का। यही सब चीजों हम देखेंगे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। A ball lying on a floor could jump up to some height by itself, gaining some heat energy from the ground। यदि एक बॉल नॉर्मली रखी गई है फ्लोर में, तो वो क्या कर सकती है? वो बॉल क्या कर सकती है? फ्लोर की हीट एनर्जी लेके अपने आप जंप कर सकती है। ऐसा होता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। बट एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से देखें तो ये चीज पॉसिबल है। यदि वो नीचे की एनर्जी अपने में ले ली तो वो क्या कर सकती है? खुद ही जंप कर सकती है एक प्रकार से। सेम वाटरफॉल के अकॉर्डिंग दिस प्रोसेस इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या हम बोले एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से, कि वो एनर्जी तो कहीं से भी ले सकती है। बट ऐसा होता है कि नहीं, एक प्रॉपर फ्लो होता है एनर्जी का, बट नॉट एक्चुअली पॉसिबल इन नेचर। ऐसा कभी होगा क्या? ऐसा कभी आपने देखा है कि एक बॉल रखी हुई है और वो अपने आप उचक जा रही है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अ कप ऑफ हॉट कॉफी लेफ्ट इन ए कोल्ड रूम इवेंचुअली कूल्स ऑफ। ऑब्वियस ही बात है, ये हम देखें, चाय रख दें बहुत देर तक तो वो क्या हो जाती है? चाय कॉफी रख दे तो वो अपने आप ठंडी हो जाती है। द रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस, कॉफी गेटिंग हॉटर एज ए रिजल्ट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए कोल्ड रूम डज नॉट टेक्स प्लेस। ऐसा कभी आपने उल्टा देखा है कि क्या हो रही है? हीट ट्रांसफर हो जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, कॉफी ज्यादा गर्म है, रूम ठंडा है, तो उल्टा हो जा रहा है ऐसा कि ठंडे रूम से हीट निकल के क्या चली जा रही है? कॉफी में चली जा रही है और कॉफी गर्म हो जा रही है। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? इसका बस एक ही फ्लो पॉसिबल है कि कॉफी से हीट निकल के रूम में चली जाएगी, खत्म कहानी। उसके बाद वो उल्टा प्रोसेस नहीं हो सकता उसका। और एग्जांपल देखते हैं। बट एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो ऐसा पॉसिबल है। हाँ, हो सकता है भाई, इधर की जो रूम की एनर्जी है उसको हम पूरा कन्वर्ट करके कॉफी में दे दे तो वो क्या हो जाएगी? हॉट हो जाएगी। बट हम कर सकते हैं ऐसा, बट नेचर में ऐसा नहीं होता है। हमें उसके लिए क्या लगेगी? एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी। और एक एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर हीटिंग ऑफ अ रूम बाय पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर। एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर है जिसमें हम क्या दे रहे हैं? करंट दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या करता है? हीट के फॉर्म में लॉस करता है। ऑब्वियस ही बात है, ऐसा होता ही है। हम करंट देंगे एक रेजिस्टर में, रेजिस्टर रेजिस्ट करता है और वो क्या करता है? हीट के फॉर्म में लॉस करता है अपनी एनर्जी को। तो क्या कभी आपने ऐसा उसका उल्टा देखा है कि जो रूम की हीट है, रूम की हीट से क्या हो जा रहा है? रूम की हीट रेजिस्टर में चले जा रही है और रेजिस्टर से करंट फ्लो होने लग जा रहा है। ऐसा रिवर्स पॉसिबल नहीं है, बस एक ही डायरेक्शन में ये चीज हो सकती है। ट्रांसफरिंग ऑफ हीट फ्रॉम द रूम will not cause electric energy to be generated through the wire। वही जो वो हीट लॉस कर रहा है, यदि उसी हीट को हम दे दें तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि वही क्या करेगा? जो करंट के फॉर्म में क्या करने लग जाएगा? फ्लो करने लग जाएगा वही हीट को लेके। ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारा कि मतलब वायर में करंट फ्लो होने नहीं लग जाएगा यदि हमने उसमें उतनी हीट दे दी तो। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वाटर फ्लोज डाउन हिल वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू के काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग्स देखें हमने, झरने देखें, ऊपर में क्या रहता है? पानी नीचे गिरता है, ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, वो नीचे गिरते गिरते पूरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस डज नॉट ऑकर इन नेचर।
क्या ऐसा रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता। बट फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? हो सकता है। एनर्जी तो कभी डिस्ट्रॉय होगी ही नहीं, वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन गई है, तो क्या वही काइनेटिक एनर्जी वापस पोटेंशियल एनर्जी नहीं बन सकती? ऐसा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हो सकता है, बट नेचर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी कारण क्या हुआ कि लोगों को लगा कि कुछ कमी है फर्स्ट लॉ में, हमें क्या चाहिए? एक और लॉ चाहिए जो क्या करे, अच्छे से प्रॉपर चीजों को पूरा अच्छे से बता पाए। तो कंक्लूजन देखें, प्रोसेस प्रोसीड इन सर्टेन डायरेक्शन। कोई भी जो प्रोसेस है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी डायरेक्शन में, रिवर्स ना हो जाए, जैसे झरने से पानी ऊपर से नीचे ही गिरता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो प्रोसेस होता है। एंड नॉट इन द रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन में कोई चीज नहीं होती, चाय अपने आप गर्म नहीं हो जाती रूम में रखे रखे, रिवर्स ऐसा पॉसिबल नहीं है। द फर्स्ट लॉ प्लेसेस नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन। जो फर्स्ट लॉ है उसको वो डायरेक्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालती है, वो बोलती है कहीं से भी एनर्जी है वो कन्वर्ट होके कुछ भी बन जाएगी, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं देती है वो डायरेक्शन में। बट यही चीज क्या बताती है? सेकंड लॉ बताती है कि डायरेक्शन होना चाहिए, पर्टिकुलर चीज का चेंज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, कैसे भी नहीं होगा। A process will not occur unless it satisfy both first एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोई भी प्रोसेस है वो हो ही नहीं सकता या तो वो फर्स्ट लॉ, दोनों जब तक वो लॉ सेटिस्फाई ना करें, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, जब वो दोनों चीज को सेटिस्फाई करेगा तभी वो प्रोसेस हो सकता है। किसी भी एक को वॉयलेट कर रहा है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों लॉ क्या है? एकदम खतरनाक, मतलब दोनों लॉ फॉलो होना जरूरी है ही। फर्स्ट लॉ को तो कोई नकार ही नहीं सकता, एनर्जी कंजर्वेशन है। सेकंड लॉ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, उसको भी फॉलो करना क्या है? जरूरी है कोई भी प्रोसेस के लिए। सेकंड लॉ नॉट ओनली आइडेंटिफाइज द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। सेकंड लॉ क्या करती है? सिर्फ आइडेंटिफाई ही नहीं करती है कि ये प्रोसेस किस डायरेक्शन में होगा, इट ऑल्सो asserts that energy has quality as well as quantity। और वो क्या बोलती है कि कोई भी एनर्जी की क्वांटिटी तो है, क्वांटिटी मतलब नंबर्स में काउंट करना, वो चीज तो फर्स्ट लॉ करती ही है, किलो जूल में या जूल्स में सबको काउंट करती है। बट सेकंड लॉ ये बोलती है कि एक तो इसकी क्वांटिटी तो है ही, साथ ही साथ इसकी क्वालिटी भी है। एक की क्वालिटी अच्छी है, एक की क्वालिटी खराब है, ये क्या बोलती है? सेकंड लॉ बोलती है। वर्क की क्वालिटी अच्छी है, वो एक हाई ग्रेड एनर्जी है। हीट की क्वालिटी एज कंपेयर टू वर्क कम है, वो एक लो ग्रेड एनर्जी है। तो यही चीज क्या करती है? सेकंड लॉ करती है। ओके, आगे देखते हैं। तो जस्ट एक और, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे? मेन स्टेटमेंट देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि पूरा सेकंड लॉ क्या बेसिस है उसका, फिर उसके बाद दो स्टेटमेंट होगी सेकंड लॉ की, क्लॉसियस की, केल्विन प्लैंक की और क्लॉसियस की, जो आपके लिए क्या है? जानना जरूरी, क्योंकि वही जब भी आपको पूछेगा सेकंड लॉ की स्टेटमेंट बताएं तो आपको ये दो स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी उनको। The principle that put restrictions on the first law of thermodynamics is known as the second law of thermodynamics। तो एक ऐसा प्रिंसिपल जो क्या करता है? फर्स्ट लॉ को रिस्ट्रिक्ट करता है कि नहीं ये चीज ऐसा ही होगी, वो कौन करती है? ऐसा सेकंड लॉ करती है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो एनर्जी कैसे भी कन्वर्ट हो सकती है, बट सेकंड लॉ क्या करती है? उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि नहीं एनर्जी इस वे में कन्वर्ट होगी, ऐसा नहीं कि इसका रिवर्स हो जाएगा। यही काम कौन करती है? सेकंड लॉ करती है। तो तभी दोनों का फॉलो होना क्या है? पॉसिबल है। द सेकंड लॉ गिव्स ए फंडामेंटल लिमिटेशन टू द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अब जो हम पढ़े हैं उसी चीज से रिलेटेड कि क्या करती है सेकंड लॉ? क्या करती है? एक लिमिटेशन देती है किसी भी हीट इंजन की वर्किंग का, गिव्स फंडामेंटल लिमिटेशन टू द एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन। हीट इंजन क्या है? एक प्रकार की ऐसी डिवाइस जो हीट लेती है और हमें क्या देती है? वर्क देती है, और कुछ हीट को वो सिंक में क्या करती है? रिजेक्ट कर देती है। यही चीज हमने प्रीवियसली देखी है। और एग्जांपल क्या है हीट इंजन का? जितने भी इंजन है, हमारी गाड़ियां, जितने भी डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन होते हैं जिसमें वर्किंग फ्लूइड लगता है, पुराने जमाने के स्टीम इंजन, सारे इंजन इसी प्रिंसिपल पे ही वर्क करते हैं। यहीं से ये सारी चीजें क्या हुई है? डेवलप होके आई है। क्या प्रोसेस होंगे? सब उसी से आया है। तो वो क्या बताती है? एक लिमिटेशन बताती है कि कोई भी इंजन की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। देखते हैं, कोई भी हीट इंजन की एफिशिएंसी नॉट इक्वल टू 1, मतलब 1 हो ही नहीं सकती। 1 का मतलब क्या है? 100%। 100% कोई भी इंजन की एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती। हमारी गाड़ी के इंजन हो गए, चाहे वो ट्रेन का इंजन हो जाए, चाहे वो प्लेन का गैस टरबाइन का इंजन हो जाए, किसी की भी 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। 100% एफिशिएंसी का मतलब यह है कि जितनी वो फ्यूल से हीट ले रहा है उतना ही वो वर्क डन में क्या कर दे? उसको कन्वर्ट कर दे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कुछ अमाउंट ऑफ हीट वो क्या करेगा? सिंक में रिजेक्ट करेगा ही करेगा, जो हमने प्रीवियसली हीट पंप, हीट इंजन में देखा है। तो किसी भी हीट इंजन या कोई भी इंजन जो हीट ले रहा है वर्किंग सब्सटेंस से और हमें पिस्टन सिलेंडर मूव करके क्या दे रहा है? वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, या गैस टरबाइन में थ्रस्ट दे रहा है, उसकी एफिशिएंसी 100% हो ही नहीं सकती। और ऑब्वियस ही बात है, लॉसेस तो होता ही है। हीट तो गर्मी के फॉर्म में कैसे भी लॉस हो जाती है, तो किसी की भी एफिशिएंसी तो 100% हो ही नहीं सकती। इसका मतलब हीट इंजन के हिसाब से बात करें तो Q2 कभी जीरो नहीं होगा। Q2 क्या होता है? हमने प्रीवियसली देखा है,
ऊपर से सिंक, एक बीच में हीट इंजन रहता है। वो क्या करता है, ऊपर एक सोर्स रहती है, सोर्स से हीट लेता है Q1 और हमें वर्क करके देता है, और कुछ हीट Q2 को क्या करता है, वो रिजेक्ट कर देता है। किसमें, सिंक में। सिंक में वो क्या करता है, कुछ हीट को रिजेक्ट कर देता है। तो कभी भी जो भी हीट वो इंजन रिजेक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती। यदि जो ये एक इंजन हीट रिजेक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब क्या है कि वो इंजन जितनी भी हीट लिया है फ्यूल से, वर्किंग सब्सटेंस से, उस पूरी हीट को वो वर्क डन में चेंज कर दे रहा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ लॉस होगा ही होगा। तो कोई भी इंजन Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, सिंक में रिजेक्ट करेगा ही करेगा। हमारी गाड़ियों में भी लॉस होता है, नहीं होगा लॉस तो इसका मतलब क्या है कि जितना हम फ्यूल डालेंगे पूरा 100% एफिशिएंसी देगा, वो पूरा फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। ना ही कुछ एग्जॉस्ट से गैस निकलेगी, ना ही कुछ वेस्ट होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। तो Q2 मतलब जो हीट कोई भी चीज रिजेक्ट करती है वो कभी जीरो नहीं हो सकती। हर एक इंजन, हर एक प्रोसेस में क्या होगी, थोड़ी सी हीट वेस्ट होगी, थोड़ी सी हीट रिजेक्ट होगी, जिसको हम इंजन के हिसाब से क्या बोलते हैं, सिंक में जो वो हीट क्या करता है, रिलीज करता है। तो ये क्या हुआ, हीट इंजन के बारे में हुआ कि किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती, मतलब 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। जितनी वो हीट लिया है इंजन, उतना वो उसको वर्क डन में कभी कन्वर्ट नहीं कर सकता। कुछ अमाउंट वो रिजेक्ट करेगा ही, लॉस करेगा ही। एंड सीओपी ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, सीओपी का मतलब जैसे किसी इंजन की एफिशिएंसी हम थर्मल एफिशिएंसी से बताते हैं, किसी रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की एफिशिएंसी हम, मतलब हीट पंप की जो परफॉर्मेंस है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से बताते हैं कि कितनी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है, कितना हम इसको वर्क दे रहे हैं और कितना ये हमें डिजायर्ड इफेक्ट दे रहा है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया है कि डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा और हीट पंप में डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा। क्या होगा रेफ्रिजरेटर में डिजायर्ड इफेक्ट, जो हमें रूम से हीट निकालनी है। रेफ्रिजरेटर मतलब क्या, एक प्रकार से एयर कंडीशनिंग हम बोल सकते हैं। तो कितना हम इसको इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं एसी को, और उसके बदले वो हमारे रूम से कितनी हीट निकाल रहा है, ये क्या बताता है, एक प्रकार की सीओपी बताती है। तो किसी की भी सीओपी इनफिनाइट नहीं हो सकती, मतलब जितना वर्क दिया वो उतनी हीट निकाल, जितना हम उसको वर्क दिए एग्जैक्ट वो उतने वर्क की क्या कर दिया, हीट निकाल दिया रूम से। ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल, वो भी कुछ लॉस होगा ही उसमें। इसका मतलब W जीरो हो जाएगा। W जीरो होने का मतलब ही ये है कि हम, एक फ्रिज है और एक एसी है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किए ही नहीं है और अपने आप ही वो रूम की हीट निकाले जा रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। इसलिए मतलब वर्क तो उसको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा हमें। मतलब रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, उसको आप बिजली से कनेक्ट नहीं किया और वो अपने आप चीजों को ठंडा किया जा रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसको कुछ अमाउंट तो इनपुट चाहिए ही, तभी तो वो अपना वर्क कर पाएगा। तो बीटा इंफिनाइट होने का यही मतलब होता है कि वर्क डन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, या हम बोले Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। Q1 इक्वल टू Q2 हमने प्रीवियस लेक्चर में हीट इंजन के बारे में एकदम अच्छे से, रेफ्रिजरेटर के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ा है। तो Q1 इक्वल टू Q2 इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक रेफ्रिजरेटर की बात करें तो जितनी वो हीट रूम से एक्सट्रैक्ट किया उतनी वो क्या कर देगा, बाहर छोड़ देगा बिना कोई वर्क डन लिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसको इनपुट एनर्जी तो चाहिए ही। तो किसी भी रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, रेफ्रिजरेटर मतलब जो ठंडा करता है, एसी, रेफ्रिजरेटर अपने घर का फ्रिज जो रहता है, और हीट पंप मतलब हीटर जो क्या करता है, रूम को गर्म करता है बाहर से हीट लेके। तो कभी भी उसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, या हम उसको बीटा से डिनोट करते हैं, वो इनफिनाइट नहीं हो सकता। इसका मतलब हो जाएगा कि वो बिना कुछ वर्क लिए ही अपना काम कर दे रहे हैं। टू स्टेटमेंट्स ऑफ केल्विन प्लैंक, तो सेकंड लॉ जो बनी वो दो स्टेटमेंट से बनी, केल्विन प्लैंक की और क्लॉसियस की। ये दोनों स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट मिलके क्या बनती है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करती है। तो केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस, two statements of Kelvin Planck and Clausius put restrictions on the possibility of perfect heat engine and perfect refrigerator respectively। तो दो स्टेटमेंट्स है केल्विन प्लैंक की। केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट किसमें बेस्ड है, हीट इंजन के बारे में है। क्लॉसियस की स्टेटमेंट किसमें बेस्ड है, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के बारे में। तो यही दोनों बताते हैं कि कोई भी हीट इंजन परफेक्ट नहीं हो सकता, परफेक्ट मतलब उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, और कोई भी परफेक्ट रेफ्रिजरेटर और हीट पंप नहीं हो सकता। इसका मतलब उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इनफिनाइट नहीं हो सकता। तो ये दोनों क्या है, अपनी अपनी स्टेटमेंट है। इसको हम अभी देखेंगे क्या है दोनों स्टेटमेंट। तो ये दोनों मिलकर क्या बनती है, हमारी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ये दोनों स्टेटमेंट दी है दोनों साइंटिस्ट ने। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट, जो किस पे बेस्ड है, हीट इंजन पे बेस्ड है। क्लॉसियस की किस में बेस्ड है, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप पे बेस्ड है। देखते हैं। तो फर्स्ट हमारी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कि क्या बोलती है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। मैंने आपको दो तरीके से यहां पे डेफिनेशन दिखाया है, जो सूटेबल लगे आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इनकी एक पार्ट है ये क्या, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, जिससे बनी हो स्टेटमेंट। नो प्रोसेस इज पॉसिबल, ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है
whose sole result, मतलब सिर्फ उसका एक ही हमें रिजल्ट मिलेगा क्या, is the absorption of heat from a reservoir and complete conversion of heat into work। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलती है सिंपल टर्म्स में, दूसरी वाली थोड़ी अच्छी स्टेटमेंट है। पहले सिंपल टर्म्स में वो क्या बोलती है कि ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है whose sole result, सोल रिजल्ट का मतलब कि उसका एक ही क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, जिसमें वो हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और उसी हीट को वो क्या कर देगा, पूरा वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर, ए रिजर्वायर का मतलब क्या है कि एक ही रिजर्वायर से वो हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब जो हमने हीट इंजन में सोर्स और सिंक देखा था, सिंक नहीं रहेगा, मतलब कोई हीट रिजेक्ट ही नहीं करेगा, वो सोर्स से हीट लेगा इंजन और वो क्या करेगा, उसको पूरा वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोलती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ अ हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर मतलब एक ही रिजर्वायर से लेगा, एंड कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, तो जो वो हीट लिया उसको वो कंप्लीटली कन्वर्ट कर देगा वर्क में। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी प्रोसेस ऐसा पॉसिबल नहीं है। केल्विन प्लैंक की ये स्टेटमेंट है, कोई भी इंजन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जितनी वो हीट लिया उसका वो वर्क डन कर दिया, कुछ ना कुछ अमाउंट वो रिजेक्ट करेगा इस सिंक में। और तो ये क्या है, आपके लेवल का एक मतलब जो बुकिश लेवल है उसका डेफिनेशन। अच्छा डेफिनेशन देखें इसका एक कि एकदम बढ़िया स्टेटमेंट क्या है केल्विन प्लैंक्स की, तो दूसरी वाली, ये वाली जो स्टेटमेंट है सेकंड वाली, ये थोड़ी और अच्छी स्टेटमेंट है पहली वाली से। देखते हैं, इट इज इंपॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, ये इंपॉसिबल है एक ऐसा इंजन बनाना दैट ऑपरेट्स इन ए साइकिल, मतलब इंपॉसिबल है ऐसा इंजन बनाना जो क्या करेगा, एक साइकिल में ऑपरेट करेगा, मतलब कंटिन्यूअसली अपना काम करते रहेगा, एंड प्रोड्यूस नो इफेक्ट, और कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा अदर देन वर्क आउटपुट एंड एक्सचेंज ऑफ ए हीट विथ ए सिंगल हीट रिजर्वायर। और कोई वो अपना इफेक्ट नहीं देगा, बस वो क्या करेगा, एक ही रिजर्वायर से हीट एक्सचेंज करेगा, मैं आपको अभी डायग्राम में भी दिखाऊंगा, एक ही रिजर्वायर से हीट एक्सचेंज करेगा और वर्क दे देगा। ठीक है, तो ऐसा कोई इंजन पॉसिबल नहीं है जो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करेगा। केल्विन प्लैंक की ये एकदम प्रॉपर स्टेटमेंट, ऊपर वाली स्टेटमेंट आपको बुक्स में मिलेगी आपके लेवल की 11th लेवल में, बट ये क्या है, एकदम प्रॉपर स्टेटमेंट है उसकी केल्विन प्लैंक्स की, कि कोई इंजन ऐसा पॉसिबल नहीं है जो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करेगा, एक ही रिजर्वायर से हीट एक्सचेंज करेगा, मतलब सिर्फ सोर्स से हीट लेगा, हमें वर्क डन करके दे देगा और कोई हीट रिजेक्ट नहीं करेगा। ऐसा कोई इंजन पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो गया तो इंजन की एफिशिएंसी 100% हो जाएगी, जो पॉसिबल ही नहीं है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज अप्लाइड टू हीट इंजन्स, मतलब केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट किसमें अप्लाई होती है, हीट इंजन्स के लिए है वो। तो ये चीज आप याद रखेंगे, किसके लिए स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक की, हीट इंजन्स के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको इस चीज को डायग्राम फॉर्म में दिखाता हूं। तो स्टेटमेंट आपको समझ में आई, पहली स्टेटमेंट सोल रिजल्ट उसका बस क्या होगा, एक ही रिजर्वायर से हीट लेके वर्क दे दे रहा है, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। अच्छी स्टेटमेंट, साइक्लिक में कोई इंजन वर्क नहीं कर सकता जो एक ही रिजर्वायर से हीट एक्सचेंज करेगा और उस पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा और कोई हीट रिजेक्ट नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम में देखते हैं। तो फर्स्ट वाला इंजन इंपॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेकंड वाला इंजन जो हमने पढ़ा है एक प्रकार का हीट इंजन, ऐसा पॉसिबल है। फर्स्ट वाले इंजन में क्या हो रहा है, जो हमारा हीट इंजन है वो क्या कर रहा है, सिर्फ सोर्स से हीट ले रहा है और उस पूरी हीट को वो क्या कर दे रहा है, वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी चीज एक और बताऊं कैसे पॉसिबल नहीं है, हीट एक लो ग्रेड एनर्जी है, उसको कभी हम वर्क में पूरा कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। वर्क एक हाई ग्रेड एनर्जी है। कैसे, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, इसकी क्वालिटी सुपीरियर है। तो किसी भी खराब क्वालिटी से हम अच्छी क्वालिटी नहीं बना सकते। भले एक बार वर्क से हम हीट थोड़ा ठीक ठाक बना ले, बट फिर भी 100% तो नहीं कर सकते। तो जो फर्स्ट वाला इंजन है वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक सोर्स से हीट ले रहा है और इस पूरी हीट को क्या कर दे रहा है, वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है और 1% भी उसमें लॉस नहीं हो रहा है, वो कोई हीट रिजेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये चीज क्या है, इंपॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी इंजन में, कुछ ना कुछ वो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा ही। सेकंड वाला इंजन जो क्या है, पॉसिबल है और यही इसी प्रिंसिपल पे सारे इंजन वर्क करते हैं। क्या, एक रिजर्वायर से, ये क्या है, रिजर्वायर है, एक ही रिजर्वायर में वर्क कर रहा है, मतलब यही वो स्टेटमेंट बोल रही थी कि एक ही रिजर्वायर से बस इंटरेक्ट करेगा। बट दो रिजर्वायर होने जरूरी है, ये मस्ट है एकदम। दो रिजर्वायर है, हीट सोर्स और हीट सिंक। रिजर्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसका टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा, चाहे उससे कितनी भी हीट ले लो, चाहे उसको कितनी भी हीट दे दो। इससे ले लेंगे तो इसका टेम्परेचर कोई चेंज नहीं होगा, इसको दे देंगे तो भी इसका टेम्परेचर कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इन्फिनाइट हीट कैपेसिटी, या हम बोले इन्फिनाइट थर्मल कैपेसिटी है उसकी। हीट कैपेसिटी क्या बोलती है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट
छोटा सा अमाउंट ऑफ हीट, कितना अमाउंट ऑफ हीट हमें देना पड़ेगा किसी बॉडी को ताकि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो, यही हीट कैपेसिटी बोलती है। तो इसकी इनफिनाइट है, कितनी भी हीट ले लो रिजर्वायर से दोनों से, या कितनी भी हीट दे दो उसका टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हमने और अच्छे से कब देखा, जब हम रेफ्रिजरेटर देख रहे थे तो हम देख रहे थे एटमॉस्फेयर से हम ले रहे थे, एटमॉस्फेयर को क्या फर्क पड़ेगा, वो एक प्रकार का रिजर्वायर है। तो हीट सोर्स है वो हीट लेगा, इंजन जो Q1 उसने हीट ली है उसी हीट को वो क्या करेगा, उस हीट को लेके वो वर्क डन करके देगा, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट को वो क्या करेगा, जो लॉस होगा उसमें उसको वो रिजेक्ट कर देगा सिंक में। तो ये चीज क्या है, पॉसिबल है। तो केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट यही बोलती है कि ऐसा इंजन पॉसिबल है, ऐसा इंजन पॉसिबल ही नहीं है, ये बोलती है केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट। ठीक है, अब एक नोट देखते हैं जो चीज आपको नहीं मिलेगी बुक्स में, देखते हैं। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट डज नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए सिस्टम डेवलपिंग ए नेट अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम ए हीट ट्रांसफर ड्रॉन फ्रॉम ए सिंगल रिजर्वायर। ठीक है, तो अभी आप बोलेंगे कि सर अभी तो आपने बोला कि एक रिजर्वायर से हीट लेके वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट बोलती है, जो लोग एकदम अच्छे से पढ़ रहे होंगे उनके मन में डाउट आया होगा, जब हमने प्रीवियसली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी तो उसमें हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि आइडियल गैस मानते हैं हम उसमें। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, पूरे टेम्परेचर पे। टेम्परेचर ही बताता है ना कि उसके अंदर कितनी एनर्जी इंटरनली। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है, इसका मतलब जितनी हीट हम उसमें देंगे वो उतना क्या करेगा, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसा होता है। तो केल्विन प्लैंक जो स्टेटमेंट है वो ऐसा नहीं बोलती कि एक बार में ऐसा नहीं होगा, एक आध बार एक आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसा हो सकता है, मगर कोई इंजन साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा वर्क नहीं कर सकता, केल्विन प्लैंक ये बोलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। तो फिर से देखते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, जो केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट है वो डज नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी, जो उसकी स्टेटमेंट है वो पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करती, एकदम ही नहीं बोलती कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऑफ ए सिस्टम, एक सिस्टम डेवलपिंग ए नेट अमाउंट ऑफ वर्क, एक सिस्टम है जो एक नेट अमाउंट ऑफ वर्क डेवलप कर रहा है फ्रॉम ए हीट ट्रांसफर। कैसे डेवलप कर रहा है, हीट ट्रांसफर से, और वो हीट ट्रांसफर उसको कहां से मिल रहा है, ड्रॉन फ्रॉम ए सिंगल रिजर्वायर, एक ही रिजर्वायर से उसको हीट मिल रही है और वो क्या दे रहा है, वर्क दे रहा है। ये इंजन में ऐसा नहीं हो सकता, एक प्रोसेस भले ऐसा हो सकता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसा होता है, ठीक है, बट ये चीज साइक्लिक में नहीं चल सकती। एक इंजन इसी चीज को फॉलो करते हुए एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस नहीं चला सकता, पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल, आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसा होता है जहां पे टेम्परेचर जीरो हो जाता है, इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलती है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, की किसी को हम हीट देते हैं तो वो या तो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा या वर्क डन करके देगा, या दोनों। तो जब आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल यू जीरो हो जाता है तो डेल क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, डेल डब्ल्यू के बराबर हो जाता है, कि जितना हीट का इंटरेक्शन होगा उतना ही हमें वर्क मिलने लग जाएगा। तो ऐसा आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है, बट साइक्लिक प्रोसेस में कोई इंजन ऐसा वर्क नहीं कर सकता। इट ओनली डिनाइज दिस पॉसिबिलिटी इफ द सिस्टम अंडरगो ए थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो वो क्या बोलती है, डिनाई कर देती है इस पॉसिबिलिटी को, जब एक सिस्टम थर्मोडायनेमिक साइकिल में वर्क करेगा, मतलब 3-4 प्रोसेस के बाद वो वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। एक साइकिल में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, की पॉइंट है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एक जगह से हीट लेके उसको पूरा वर्क में वो चेंज नहीं कर सकता कोई भी हीट इंजन, और उसकी इसलिए उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। इसी को हम इंजन वाली चीज को देखें, तो यदि Q2 जीरो हो गया, मतलब जो भी हीट रिजेक्ट हो रही है सिंक में उसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा, जितना Q1 हमें मिल रहा है इंजन को वही क्या बन जाएगा, नेट वर्क डन मिल जाएगा। इसका मतलब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, द हीट इंजन विल प्रोड्यूस नेट वर्क इन ए कंप्लीट साइकिल बाय एक्सचेंजिंग ए हीट ओनली विथ ओनली रिजर्वायर, एक ही रिजर्वायर से हीट एक्सचेंज करेगा, दस वॉयलेटिंग केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो वो क्या कर देगा, केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट को वॉयलेट कर देगा, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, डायग्राम से देखते हैं, यदि यहां पे यही वाला इंजन है वो, और दूसरा वाला इंजन में यदि हम देखें, कैसे एनालिसिस करते हैं हम, एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, हीट इंजन को एक पॉइंट मान लेते हैं, अंदर क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है हमारा Q1,
ठीक है, बाहर क्या निकल रहा है, यहां से निकल रहा है W हमारा बाहर जा रहा है, और रिजेक्ट क्या कर रहा है, Q2 वो हीट रिजेक्ट कर रहा है। देखिए अंदर कौन सी चीज आ रही है, तो Q1 इक्वल टू W प्लस Q2 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि ये Q2 जीरो हो गया, मतलब इंजन कोई हीट रिजेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे जीरो हो जाएगी। इसका मतलब Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। मतलब जितना इंजन हीट लिया उतने का ही वो क्या दे देगा, वर्क डन दे देगा। तो ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। यही केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोलती है। ऐसा कर दिया कोई इंजन तो वो केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट को वॉयलेट कर देगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यही क्या है, पॉसिबल नहीं है, जो आपको यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में दिखा। सच ही यदि कोई ऐसा हीट इंजन बन गया, आज तक तो नहीं बना है कि इसका एक और एग्जांपल क्या है, आप सब लोगों ने देखी होगी एवेंजर्स, आयरन मैन के बारे में देखा होगा। उसके चेस्ट में क्या रहता है, एक आर्क रिएक्टर रहता है। वो एक प्रकार की PPM-1 टाइप की मशीन है। पता नहीं कैसे उसका वर्किंग है, वो एक प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्टर है वो छोटा सा, बट इतना वो वर्क प्रोड्यूस करता है बिना किसी हीट के, जो क्या है पॉसिबल नहीं है। तो सच इंजन इज कॉल्ड परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकेंड काइंड। यदि कोई ऐसा इंजन बन गया जो सिर्फ एक ही रिजर्वायर से हीट लेके वर्क देते रहे, तो इस ऐसे इंजन को हम क्या बोलेंगे, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकेंड काइंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, PMM2। ठीक है, और एक PMM2 बनाना क्या है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये क्या कर देगा, लॉस को वॉयलेट कर देगा, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा इंजन बनाना। किसी ने बना तो कोई नहीं सकता, किसी ने बना दिया तो जरूर नोबेल प्राइज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे एक इंजन बनाना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो यदि कोई ऐसा इंजन बन गया, अभी तक तो नहीं बना है, किसी ने बना दिया, जो नहीं हो सकता, हीट तो रिजेक्ट होगी गर्मी के फॉर्म में, वो जिस इंजन ही है वो ही खुद गर्म हो जाएगा थोड़ा सा, तो लॉस तो हुआ। तो यदि ऐसा बनी कोई मशीन तो उसको हम बोलेंगे परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ दी सेकेंड काइंड। सेकेंड काइंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो सेकेंड लॉ की केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वॉयलेट कर रही है, इसलिए। अब PPM2 इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं बन सकता। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस ने क्या बोली सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट, ये दोनों मिलकर ही सेकेंड लॉ बनती है। पहली वाली स्टेटमेंट केल्विन प्लैंक की हीट इंजन के लिए थी, क्लॉसियस की किसके लिए होगी, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए होगी। देखते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो पहले नॉर्मल वाला डेफिनेशन, फिर थोड़ा अच्छा वाला। नो प्रोसेस इज पॉसिबल, ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, हुज सोल रिजल्ट, मतलब जिसका सिर्फ एक ही रिजल्ट हमें मिलेगा, जो क्या होगा, इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए कोल्डर ऑब्जेक्ट टू ए हॉटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये प्रॉपर पूरी नहीं है, बट यहां से भी आपको समझ में आ सकता है कि ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जो क्या करेगा, हीट का ट्रांसफर करेगा ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी में, ठंडी बॉडी से हीट लेके गर्म बॉडी में देगा, बिना किसी वर्क के, बिना कुछ किए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, पॉसिबल नहीं है। हीट कैसे फ्लो होती है, गर्म बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो होती है। यदि मेरा ये वाला हाथ गर्म है और ये ठंडा है, दोनों को मैं कांटेक्ट में लाऊंगा तो इसकी हीट इसमें फ्लो हो जाएगी, सेम दो ऑब्जेक्ट। क्या उल्टा हो सकता है, क्या ठंडी बॉडी से, ठंडी बॉडी के पास भी हीट फ्लो करा सकता है वो, क्यों भाई, इसका भी कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ तो अपनी ये वाइब्रेशनल चीजें तो ट्रांसफर कर सकता है ना। तो कभी भी कोल्ड बॉडी से होल्ड, मतलब हॉट बॉडी में हीट नहीं जा सकती, उल्टा नहीं हो सकता बिना वर्क दिए, सिर्फ सोल रिजल्ट बोल रहा है वो। तो यही केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी में हीट चले जाए। सोल रिजल्ट मतलब एक ही रिजल्ट उसका होगा, कोई वर्क नहीं लेगा। यहां पे सोल रिजल्ट का मतलब ये है कि वो वर्क नहीं लेगा। इस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छी स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। इट इज इम्पॉसिबल। अब जो मेन स्टेटमेंट है ये वाली, दोनों सेम स्टेटमेंट है, दोनों में आपको नंबर मिलेगा, बट एक नॉर्मल है और एक प्रॉपर स्टेटमेंट है। देखते हैं, इसलिए मैंने बीच में और लिखा है, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक डिवाइस कंस्ट्रक्ट करें जो ऑपरेट करेगी, दैट ऑपरेट्स इन ए साइकिल, एक ऐसी डिवाइस जो एक साइक्लिक प्रोसेस में कंटिन्यू वही प्रोसेस होगा जिसमें वो ऑपरेट करेगी, एंड प्रोड्यूस नो इफेक्ट, और प्रोड्यूस करेगी कोई इफेक्ट नहीं अदर देन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए सिस्टम एट लो टेम्परेचर टू अनदर सिस्टम एट हायर टेम्परेचर। ये चीज हमने कैसे देखी है, आप देख, किसी को हो सकता है डाउट कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में कैसे हीट ट्रांसफर हो रही है, हीट तो उल्टी जाती है। रेफ्रिजरेटर तो यही काम करता है ना भाई, ठंडी वाली जगह को और ठंडा करता है, वहां से हीट निकाल के और रूम में छोड़ता है। रूम तो क्या रहता है, गर्म रहता है, तो रेफ्रिजरेटर तो यही काम करता है ना, ठंडी जगह से वो और हीट निकालता है और रूम में छोड़ देता है।
रूम क्या है, गर्म जगह रहती है। तो ये चीज तो होती है, मगर ये कैसे होती है, हम वर्क देते हैं रेफ्रिजरेटर को तो रेफ्रिजरेटर ऐसा कर पाता है। ठंडी जगह के अंदर से भी वो क्या करता है, और हीट निकाल देता है। क्या होता है ऐसा, क्रायोजेनिक फ्लूइड्स या रेफ्रिजरेंट्स होते हैं रेफ्रिजरेटर में, वो ऐसे रहते हैं कि यदि कोई नॉर्मल 8-9 डिग्री सेल्सियस में भी वो फ्लूइड आया रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो वो 8-9 डिग्री सेल्सियस भी उस फ्लूइड के लिए क्या रहेगा, बहुत गर्म रहेगा, वो उससे भी हीट निकाल लेगा। 8-9 डिग्री सेल्सियस से भी वो हीट निकाल लेगा ऐसा। तो रेफ्रिजरेटर एक काम करता है, ठंडी बॉडी से हीट निकाल के एटमॉस्फेयर में छोड़ता है जो एक गर्म बॉडी है। बट वो क्यों ऐसा कर पाता है, क्योंकि हम उसको वर्क देते हैं। यहां पे वो क्या बोल रहे हैं, नो इफेक्ट अदर देन। नो इफेक्ट अदर देन मतलब वो क्या करेगा, इसका मतलब वही जो मैंने आपको बोला, फ्रिज अपने आप ठंडा करेगा अंदर की चीजों को बिना कोई बिजली की सप्लाई लिए, या एसी क्या करेगा, अपने आप रूम को ठंडा करेगा बिना इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये इफेक्ट नहीं दे सकता कोई भी चीज। ठीक है, तो यही क्या बोलती है, क्लॉसियस स्टेटमेंट बोलती है, ट्रांसफर ऑफ ए हीट फ्रॉम ए सिस्टम जो लो टेम्परेचर में रहेगा, अदर सिस्टम जो हायर टेम्परेचर में रहेगा। सिर्फ यही काम करेगा सिस्टम, लो टेम्परेचर से हीट निकाल के हाई टेम्परेचर में हीट देगा बिना कोई वर्क लिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, यही बोलती है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट कंसर्न्स हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। क्लॉसियस स्टेटमेंट किसमें कंसर्न करती है, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में कंसर्न करती है। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों सेम चीज है, बस क्या फर्क होता है, सिस्टम क्या है हमारा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप नॉर्मल समझना चाहते हैं कि कैसे हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, हीट पंप का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से हीटर होता है वो। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, रेफ्रिजरेटर मतलब घर का फ्रिज या एसी। तो एसी क्या करता है, एक पोर्शन उसका रूम के अंदर रहता है और एक पोर्शन उसमें बाहर लगे रहता है। अंदर वाला पोर्शन रूम से हीट निकालता है, और जो आप दूसरे पोर्शन के पास कभी भी जाएंगे, आप कभी भी आप छत में जाते होंगे या एसी के जो दूसरा पोर्शन है उसके पास आप जाते होंगे, तो देखते होंगे वहां से गर्म हवा निकलती है। तो वो क्या, कौन सी हवा गर्म हवा रहती है, वो रूम की हीट रहती है, जो एसी क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करके उधर छोड़ता है। तो उल्टा कर देते हैं, बाहर वाला डब्बा अंदर लगा देते हैं, अंदर वाला बाहर लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, एक प्रकार का हीटर बन जाएगा। तो इसीलिए रेफ्रिजरेटर और हीट पंप सेम साइकिल में काम करता है, बस फर्क ये है कि हम सिस्टम किसको अपना मानते हैं, डिजायर्ड इफेक्ट हम अपना क्या लेते हैं। थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। अब अपने घर के एसी का ऐसा कर दिए कि अब मेरे को हीटर की जरूरत है तो मैं उल्टा कर देता हूं, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है वर्क करना, क्योंकि वो डिजाइन ही अलग चीज के लिए हुआ है। बट यही साइकिल में ही वो वर्क करता है, दोनों की साइकिल सेम होती है लगभग। ठीक है, तो क्लॉसियस स्टेटमेंट यही बोलती है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो ठंडे से जगह से हीट निकाल के गर्म जगह में देते रहे बिना कोई वर्क लिए। सोल रिजल्ट अदर देन, नो इफेक्ट अदर देन, दोनों स्टेटमेंट में ये लाइन यही चीज मेंशन कर रही है, सोल रिजल्ट अदर देन करके ना। ओके, तो अब इसको हम डायग्राम से देखते हैं। तो एक ऐसा रेफ्रिजरेटर और हीट पंप जो क्या कर रहे हैं एक ही रिजर्वायर, ठंडे वाली जगह, ये क्या है, एक प्रकार का रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। यदि हम पहले इसको रेफ्रिजरेटर से मान लें, ठीक है, तो ये जो ये वाला पोर्शन है, इसका जो सिंक वाला पोर्शन है, ये क्या है, रेफ्रिजरेटर मतलब क्या, अपने घर का फ्रिज, और जो हमारे घर का एयर कंडीशनर है। तो ये स्पेस कौन सा रहता है, ये स्पेस में जहां वो इसको चीजों को क्या करना है, ठंडा करना है। मतलब ये फ्रिज के अंदर का हिस्सा या एसी वाले रूम के अंदर का हिस्सा, इस रूम से वो क्या करेगा, हीट निकालेगा रेफ्रिजरेटर, और क्या करेगा, सराउंडिंग, मतलब ये क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है, बाहरी वातावरण, उसमें वो क्या दे देगा, हीट दे देगा बिना कोई वर्क लिए। कोई वर्क नहीं ले रहा है अभी यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, सिंपल, कि आपका फ्रिज बिना एनर्जी के काम कर रहा है और बढ़िया मस्त चीजों को ठंडा कर रहा है, कोई पावर नहीं ले रहा है। एसी, कोई बिजली बिल नहीं आ रहा है आपके घर में, अपने आप वो रूम को ठंडा कर रहा है और बाहर वो क्या कर दे रहा है, हीट दे रहा है। तो ऐसा जो प्रोसेस है वो क्या है, इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्या होगा कि उसे हमें एक वर्क देना पड़ेगा। जब वो वर्क देंगे तो वो क्या करेगा, जिस स्पेस को हमें ठंडा करना है, रेफ्रिजरेटर माने, और हीट पंप में क्या हो जाता है, ये वाला हिस्सा हो जाता है। इस हिस्से में को हम क्या करते हैं, अंदर ले लेते हैं। मतलब ये हिस्सा वो रूम का रहता है जहां पे हमें क्या करना रहता है, हीटिंग इफेक्ट चाहिए रहता है, मतलब जहां पे हमें गर्मी चाहिए रहता है। तो हीट पंप क्या करता है, इस हीट पंप में हम ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, तो हमें वर्क देना पड़ेगा उसे, तब वो क्या करेगा, सिंक से हीट निकाल के सोर्स में देगा। तो ये चीज क्या है, यही चीज पॉसिबल है। बिना वर्क दिए ऐसा, ये जो चीज है ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही क्या बोलती है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोलती है। सिंपल शब्दों में, बिना कोई वर्क दिए वो अपना काम कर रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट टेल्स अस दैट सीओपी ऑफ ए हीट पंप और रेफ्रिजरेटर कैनॉट बी इक्वल टू इंफिनिटी। यदि ये चीज होगी तो इसका मतलब सीओपी क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी उस रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की, जो पॉसिबल नहीं है। ये होगा जिसमें वो इन्फिनाइट नहीं आएगा। It tells that spontaneous process
कैनॉट प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। और ये क्या बोलती है, एक और क्लॉसियस स्टेटमेंट हमें क्या चीज बताने में मदद करती है कि जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, अचानक से जो भी प्रोसेस हो जा रहे हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मल चीजों समझ सकते हैं, दिवाली का टाइम है, आप कोई भी बड़ा सा बम फोड़ते हैं, अचानक से वो ब्लास्ट हो गया, बर्स्ट हो गया, क्या उसको हम रिवर्स कर सकते हैं? पूरा नहीं कर सकते उसको, उसके टुकड़े टुकड़े लेके भी हम उसको दोबारा नहीं बना सकते, ऑब्वियस ही बात है। तो कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अचानक से प्रोसेस होता है उसको रिवर्स नहीं कर सकते हम। यही चीज क्या बताती है, क्लॉसियस स्टेटमेंट ये बताने में भी मदद करती है। ओके, अब दोनों स्टेटमेंट का इक्विवेलेंस देखते हैं। क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट का इक्विवेलेंस होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई डिवाइस है जो क्लॉसियस स्टेटमेंट को क्या कर रही है, वॉयलेट कर दे रही है और केल्विन प्लैंक को नहीं कर रही है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक को भी वॉयलेट करी तो वो दूसरे को भी क्या कर देगी, वॉयलेट कर देगी, दोनों स्टेटमेंट को वो वॉयलेट कर देगी। तो इक्विवेलेंस ऑफ बोथ स्टेटमेंट, मतलब सेकंड लॉ की दोनों स्टेटमेंट का क्या इक्विवेलेंस है। इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ डिवाइस, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई डिवाइस रहे जो क्या करे, सेटिस्फाई करे एक स्टेटमेंट को और वॉयलेट कर दे दूसरी को। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि केल्विन प्लैंक को सेटिस्फाई कर दे रही है मगर क्लॉसियस को वॉयलेट कर दे रही है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, एनी डिवाइस दैट वॉयलेट्स क्लॉसियस स्टेटमेंट लीड्स टू वॉयलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड वाइस वर्सा। यदि कोई डिवाइस क्लॉसियस स्टेटमेंट को वॉयलेट कर दी तो वो केल्विन प्लैंक की भी स्टेटमेंट को क्या कर देगी, वॉयलेट कर देगी। और वाइस वर्सा, मतलब केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट को वॉयलेट कर दी तो क्लॉसियस को भी वो वॉयलेट कर देगी। ऐसा नहीं हो सकता। मगर तो दोनों का क्या होता है, संबंध रहता है, इक्विवेलेंस रहता है दोनों में। दोनों यदि वो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक को वॉयलेट कर रही तो दूसरा वॉयलेट ना हो। ओके, अब देखते हैं हम ppm 1 और ppm 2 क्या होती है। परपेचुअल मोशन मशीन, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड का मतलब यह है कि वो फर्स्ट लॉ को वॉयलेट करेगी। फर्स्ट लॉ को वॉयलेट करने का मतलब ही क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन की लॉ को। इसका मतलब वो एनर्जी क्रिएट कर देगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो और ppm 2 क्या होगी, जो सेकंड लॉ को वॉयलेट करेगी, क्लॉसियस या केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट को। तो उस चीज के बारे में देखते हैं, ppm 1 एंड ppm 2। एनी डिवाइस दैट वॉयलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसी डिवाइस जो क्या करेगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या कर देगी, वॉयलेट कर देगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बोली, सेम एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर की, एनर्जी क्रिएट नहीं होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, हीट वर्क में कन्वर्ट होगी, मतलब एक एनर्जी दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, अचानक से वर्क नहीं आ जाएगा, बाई क्रिएटिंग एनर्जी। और कैसे कोई चीज फर्स्ट लॉ को वॉयलेट कर सकती है, एनर्जी वो क्रिएट ही कर दे सीधा। एनर्जी तो कन्वर्ट होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी पैदा ही कर दे वो, तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट लॉ वॉयलेट हो जाएगी। ऐसी कोई डिवाइस नहीं है अपने पास, हो जाती तो फिर तो क्या मजा आता। इज कॉल्ड परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ दी फर्स्ट काइंड, पहला काइंड उसका। जब फर्स्ट लॉ को कोई यदि डिवाइस या मशीन वॉयलेट कर दी, जिसको हम क्या बोलेंगे, ppm 1। देखते हैं कैसे वॉयलेट करेगी, डायग्राम से भी मैं आपको बताऊंगा। देयर कैन बी नो मशीन विच वुड कंटिन्यूअसली सप्लाई, मतलब उसका अब मतलब कि कैसे वो वॉयलेट कर सकती है। ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो क्या करेगी, कंटिन्यूअसली सप्लाई देते रहेगी हमें वर्क का, मैकेनिकल वर्क का हमें कंटिन्यूअसली सप्लाई देते रहेगी विदाउट सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसिपेयरिंग साइमल्टेनियसली। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कोई मशीन, जैसे हमारी गाड़ी का इंजन चले जा रहा है, पेट्रोल डालने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ तो उसको इनपुट चाहिए ही ना। तो विदाउट सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे फ्यूल्स जो रहते हैं वो केमिकल एनर्जी रहती है, वो चेंज होती है हीट में, फिर मैकेनिकल वर्क मिलता है हमें, फिर हमारी गाड़ी चलती है। तो ऐसी कोई डिवाइस नहीं हो सकती जो कंटिन्यूअसली एनर्जी दिए जा रही है मगर कोई एक अलग फॉर्म की एनर्जी ले नहीं रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ppm 1 इज इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। डायग्राम से देखें तो पहली मशीन ppm 1 परपेचुअल मोशन मशीन, पहले काइंड की, क्योंकि फर्स्ट लॉ को वॉयलेट कर रही है। तो ये जो मशीन है, ये Q आपको डॉटेड दिख रहा है, इसका मतलब ये मशीन हीट नहीं ले रही है मगर कंटिन्यूअसली वर्क दे रही है। तो ऐसा क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। ppm 1 है इसका मतलब, परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट काइंड, जो अभी तक किसी ने नहीं बनाई है, और ऐसा अभी तक तो किसी ने नहीं देखा है। यदि कोई डिवाइस बन गई तो उसका नाम हम ये देंगे, ppm 1। तो ये हीट नहीं ले रही है, हीट आपको डॉटेड दिखेगा यहाँ पे, इसका मतलब वो हीट ले ही नहीं रही है और कंटिन्यूअसली हमें वर्क दी जा रही है। इसका मतलब हमारी गाड़ियां जो बिना पेट्रोल दिए चले जा रही है। तो ऐसी यदि ऐसा हो गया तो उसको हम ppm 1 बोलेंगे, जो नहीं हो सकता। दूसरी मशीन, एक कन्वर्स भी होता है ppm 1 का, मतलब हल्का सा वाइस वर्सा, मतलब एक प्रकार से ये जो मशीन है, ये मशीन कंटिन्यूअसली वर्क लिए जा रही है, मतलब ये मशीन कंटिन्यूअसली वर्क ले रही है मगर कोई भी फॉर्म ऑफ हीट बाहर नहीं निकाल रही है। मतलब ये मशीन चले जा रही है, हल्का सा भी गर्म नहीं हो रही है। इतना सारा एनर्जी वो ले रही है वर्क के फॉर्म में और थोड़ा सा भी गर्म ही नहीं हो रही है, मतलब वो हीट रिलीज ही नहीं कर रही है।
तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ ppm1 बोलेंगे, जो भी इम्पॉसिबल है अभी तक। तो ये मशीन, ऐसी कोई मशीन ही नहीं हो सकती जो कंटिन्यूअसली वर्क लेते रहे और हीट रिलीज ही ना करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सेम जैसे टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर, कंटिन्यूअसली वो वर्क देते रहता है बट उसमें हीट का कोई इंटरेक्शन दिखाया नहीं, तो इम्पॉसिबल, ppm1। द डिवाइस, और ऐसी डिवाइस जो अभी तो हमने दो डिवाइस देखी ppm2 की, मतलब क्या, जो दो इम्पॉसिबल इंजन देखे हमने केल्विन प्लैंक के केस में और रेफ्रिजरेटर के केस में, जो पहले हमने डायग्राम देखे थे इम्पॉसिबल वाले, वही सब क्या है, ppm2 है। यदि कोई ऐसी मशीन बन गई तो द डिवाइस दैट वायलेट्स द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड ए परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकंड काइंड। सेकंड काइंड का मतलब क्योंकि वो सेकंड लॉ को वायलेट कर रही है इसलिए। तो ऐसी मशीन को हम क्या बोलेंगे, ppm2 बोलेंगे। ठीक है, अब नॉर्मल आपको क्वेश्चन पूछेगा, इट इज पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है, कन्वर्ट ऑल द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए हॉट बॉडी इनटू वर्क। क्या पॉसिबल है कि हम किसी गर्म बॉडी से हीट निकाल रहे हैं और उस पूरी हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आप बोलेंगे नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कितनी भी हम किसी गर्म बॉडी से हीट निकालें और उसको हम पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लॉसेस होंगी। जिस मशीन से ही कर रहे होंगे वही मशीन ही गर्म हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर होगा नो। किसी भी हॉट बॉडी से हम हीट लेके उसको पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाएगा, सिंक में हीट लॉस्ट होगी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि ये पढ़ना जरूरी है, आगे जाके हम देखेंगे कार्नोट इंजन में, तो यहां पे इस कंसेप्ट का क्या होगा, यूज होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। सेकंड लॉ के बारे में हमने पूरा चीज देख ली क्या है, अब आगे बढ़ेंगे हम उससे। अ प्रोसेस विच कुड रिवर्स in such a way that the system and its surrounding returns exactly to their initial state with no other changes in the universe is known as the reversible process। एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम क्या कर रहे हैं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किए, एक पॉइंट से, वन पॉइंट से टू पॉइंट में आया, पीवी डायग्राम में हम मान लेते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम में वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आया, उसके बाद वो सेकंड पॉइंट से वापस फर्स्ट पॉइंट में चले जा रहा है, एग्जैक्टली उसकी कंडीशन रिवर्स्ड हो जा रही है, और ना ही वो कोई हीट, यदि वो 1 से 2 आने में कोई हीट रिलीज किया है तो उतनी ही हीट वो वापस ले रहा है, तो सिस्टम और पूरे यूनिवर्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे, जो एग्जैक्टली रिवर्स हो गया। जैसे वो आगे बढ़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो जैसा मूव किया पीवी डायग्राम में, एग्जैक्टली वो पूरा रिवर्स हो गया। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। एक प्रकार का आइडियल प्रोसेस है ये। एग्जांपल देखें, यदि हीट एब्जॉर्ब होगी किसी एक डायरेक्ट प्रोसेस में, कोई एक डायरेक्टली कांटेक्ट का कुछ प्रोसेस हो रहा है, उसमें क्या हो रही है, उस प्रोसेस में जो भी सिस्टम है वो क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट ले रहा है, देन सेम अमाउंट ऑफ हीट शुड बी गिवन आउट इन दी रिवर्स प्रोसेस। एक प्रोसेस हमने किया, उसमें एक सिस्टम क्या कर रहा है, हीट ले रहा है, ठीक है, उसी का हमने उल्टा रिवर्स प्रोसेस कर दिया, तो उतनी हीट सिस्टम क्या किया, रिलीज कर दिया जितनी वो लिया था। तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, जितनी भी वो हीट लेगा उतनी वो पूरी रिलीज नहीं कर पाएगा, वो खुद गर्म हो जाएगा या थोड़ी सी लॉस कर देगा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। जितनी वो हीट लिया उतनी वो दे दिया अपने रिवर्स प्रोसेस में। सेम वर्क के टर्म में देखें तो यदि इफ वर्क इज डन ऑन दी वर्किंग सब्सटेंस, यदि हम किसी वर्किंग सब्सटेंस में वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, कंप्रेस कर रहे हैं उसको, हम दबा रहे हैं किसी वर्किंग सब्सटेंस को इन ए डायरेक्ट प्रोसेस। मतलब डायरेक्ट प्रोसेस यहां पे बोलने का ये मीनिंग है कि कोई भी हम और एक मीडियम यूज नहीं कर रहे हैं या कोई एक यूजफुल चीज यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद गर्म हो जाएगी, वो खुद हीट लॉस कर सकती है, इसलिए। तो डायरेक्ट प्रोसेस में यदि हम किसी वर्किंग सब्सटेंस को कंप्रेस कर रहे हैं, देन सेम अमाउंट ऑफ वर्क शुड बी डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस इन रिवर्स प्रोसेस। तो यदि हमने किसी सिस्टम को कंप्रेस किया, एक लिक्विड को, एक गैस को कंप्रेस किया, उसके बाद जैसे हम उसको छोड़ेंगे तो वो उतना ही वर्क कर रहे हैं हम सिस्टम में, तो वो उतना ही एक्सपैंड होके हमको एग्जैक्टली उतना ही वर्क वापस कर देगा। तो ऐसा भी क्या है, एकदम पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, या थोड़ा सा उसका प्रेशर, पहले उसका प्रेशर कुछ था, उसको एकदम कंप्रेस कर दिए, एक बार प्रेशर था, हम उसको कंप्रेस करके 10 बार तक ले गए उस सिस्टम को, अब उसको दबा दिए, अब उसके फैलने की बारी आई, तो जब वो एक्सपैंड होगा तो हो सकता है वो एक बार में ना आके 2 बार में रुक जाए, आगे थोड़ा सा और प्रेशर में ही रहे वो, तो वो रिवर्सिबल नहीं होगा। तो जितना वर्क हम उसके ऊपर किए उतना ही वर्क को हमें वापस दे दिया, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। कंडीशन देखते हैं,
क्या क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ये एक प्रकार का क्या होता है, आइडियल प्रोसेस होता है। अब आइडियल चीजों को जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इन्हीं चीजों से हम बेस बना के रियल चीजें समझते हैं। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका हम एजम्पशन लेते हैं, उसका आइडियल एजम्पशन, तभी हम आगे जाके पढ़ पाते हैं चीजों को और कॉम्प्लिकेट चीजों को समझ पाते हैं आइडियल लेके। देखते हैं क्या क्या कंडीशन है रिवर्सिबिलिटी की। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट देयर मस्ट बी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्स सच एज फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। तो क्या होना चाहिए, कब रिवर्सिबिलिटी हमें मिलेगी, मतलब जितना वो सिस्टम वर्क किया उतना ही वो वापस रिवर्स हो जाएगा। ऐसे में फायदा होगा यदि हमें एग्जैक्ट रिवर्सिबिलिटी मिल गई, तो जो काम हम उस पे किए वो उतना काम हमें वापस दे दिया, तो हमें फायदा हो रहा है, हमारा लॉस नहीं हो रहा है ज्यादा, तो ये फायदेमंद चीज है। मगर ऐसा कब पॉसिबल है रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन, कैसे हमें मिलेगी रिवर्सिबिलिटी, तो डिसिपेटिव फोर्स का एब्सेंस होना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। फ्रिक्शन किसमें होती है, सॉलिड्स में होती है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है, हमने प्रीवियस चैप्टर में एकदम अच्छे से पढ़ा है, फ्लूइड के बीच की फ्रिक्शन होती है। क्योंकि फ्लूइड हम कैसे मानते हैं, कैसे फ्लो करता है, परत परत में टूट टूट के गिरता है, तो उसके जो दो रिलेटिव लेयर्स रहती है उसके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो इसी फ्रिक्शन को, फ्लूइड के फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। कोई फ्लूइड गाढ़ा रहेगा तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी, वाटर पतला रहता है, साए से बहता है, उसकी विस्कोसिटी कम है। एक प्रकार से आइडियली मान लेते हैं वाटर को हम। तो कोई भी प्रकार की फ्रिक्शन फोर्स नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी क्या करता है, हीट लॉस कर देता है, करंट को वो अपोज करता है और करंट को वो हीट के फॉर्म में लॉस कर देता है। तो ये सारी चीजें नहीं होगी तो हमें रिवर्सिबिलिटी या रिवर्सिबल प्रोसेस मिल सकता है। मगर पॉसिबल है क्या, फ्रिक्शन को पूरा एलिमिनेट कर देना, विस्कोसिटी और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को पूरा एलिमिनेट कर देना पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल ऐसा। द डायरेक्ट एंड रिवर्स प्रोसेस मस्ट टेक प्लेस इनफाइनाइटली स्लो स्पीड। तो जो भी प्रोसेस हो रहा है, पहला फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोसेस, वो क्या हो, एकदम धीरे धीरे हो, तो रिवर्सिबल प्रोसेस तक वो पहुंच सकता है। इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आपको एक कंटेनर से, एक कंटेनर बड़ा सा कंटेनर है, एक टंकी है, ओपन टंकी, उससे आपको एक दूसरी जगह पानी भरना है। ठीक है, आप पाइप से भर सकते हैं, मगर आपके पास पाइप नहीं है, आपको बकेट बकेट पानी लेके जाके भरना है। एक छोटा बकेट है आपके पास और एक बड़ा बकेट है आपके पास। बड़ा बकेट आप उठा सकते हैं पूरा भर के, तो आप पूरा बड़ा बकेट भर के उठा के पानी डालेंगे तो जल्दी काम होगा। ये एक प्रकार का इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, आपको ताकत ज्यादा लगेगी, ठीक है, आपकी एनर्जी ज्यादा लगेगी, मगर वही आप एक छोटे बकेट से कंटिन्यू उठा के पानी ऐसे डालते रहें, उठा उठा के, आपको कोई एनर्जी नहीं लगेगी, एकदम आराम से आप काम कर देंगे, टाइम ज्यादा लगेगा आपको, आपकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट नहीं होगी, आप ज्यादा थकेंगे नहीं। तो ये क्या होता है, एक एग्जांपल होता है रिवर्सिबल प्रोसेस का। तो इनफाइनाइटली स्लो हो, एकदम धीरे धीरे हो, ताकि सिस्टम क्या हो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाए, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा होगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। मतलब, और इसको हम एक और तरीके से क्या बोल सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस स्मॉल रहे, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा रहता है, प्रेशर का दबाव यदि ज्यादा हो गया, डिफरेंस ज्यादा हो गया, तो अगली वाली चीज अचानक से इंटरेक्ट करती है बाहर वाले प्रेशर के साथ। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस कम होगा तो चीजें जल्दी रिएक्ट नहीं करेगी। अंदर एकदम प्रेशर ज्यादा है, बाहर एकदम प्रेशर कम है, तो वो बर्स्ट हो सकती है अचानक से, ऐसा हो सकता है। थर्ड, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मस्ट नॉट डिफर एप्रिशिएबली फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। और जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके हम बढ़ाएं, धीरे धीरे करके चेंज करें, क्योंकि यदि ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट सर्ट से फ्लो करेगी गर्म से ठंडी बॉडी में, तो वो भी क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबिलिटी की कंडीशन आ जाएगी। हीट यदि एकदम साए से फ्लो करी या ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस से हीट फ्लो करी तो वो इरिवर्सिबल हो जाती है। थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर डिफरेंस से हीट फ्लो होगी तो बीच में लॉसेस नहीं होंगे। जैसे हीट एक्सचेंज थ्रू ए इनफाइनाइटली स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, हीट एक्सचेंज हो रही है मगर धीरे धीरे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। किसी बॉडी का टेम्परेचर हमें 50 डिग्री करना है, 10 डिग्री है तो हम 11 डिग्री की एक बॉडी लाए तो ये 11 हो गया, फिर 12 डिग्री की इस बॉडी को तो ये 12 हो गया, ऐसे करके धीरे धीरे करके, तो लॉस नहीं होगा, रिवर्सिबिलिटी हमें मिलेगी, थोड़ी सी रिवर्सिबल कंडीशन मिलेगी हमें वहां पे। एग्जाम्पल देखें सही तरीके से कि रिवर्सिबल प्रोसेस कहां पॉसिबल है, तो जितने भी फ्रिक्शनलेस प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस का। और एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो यदि कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन हो ही नहीं रहा है, तो उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं, क्योंकि वो वापस रिस्टोर्ड हो जाएगा अपनी कंडीशन पे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि फ्रिक्शन कहीं पे ना हो, नहीं है ऐसा पॉसिबल, फ्रिक्शन तो कहीं से भी हो जाता है, एयर रेजिस्टेंस से हो जाता है, कोई चीज मूव कर रही है तो। एग्जाम्पल देखते हैं, नियरली हम कौन सी चीजों को रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं। परफेक्टली रिवर्सिबल नहीं हो सकता, नियरली, कौन उसके क्लोज है, ये एक आइडियल कंसेप्ट है, आइडियल के सबसे ज्यादा करीब कौन है, इसलिए ऑल आइसोथर्मल
एंड एडियाबैटिक चेंजेस आर रिवर्सिबल इफ दे आर परफॉर्म्ड वेरी स्लोली। जितने भी आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, उसके बाद जो भी वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो, तो उसके बाद जो भी उसमें प्रोसेस हो रहा है हीट और वर्क का, वो यदि धीरे धीरे हो तो उस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कि क्लोज है, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि एक टेम्परेचर वाला वेरिएशन हमारे लिए हट ही जा रहा है, जो हीट का लॉस का हमारा वेरिएशन है। और एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब जहां पे हीट ट्रांसफर जीरो होगा, तो हीट का खेल खत्म हो गया। हीट ट्रांसफर जीरो मतलब वो सिस्टम खुद गर्म हो सकता है, वो सिस्टम खुद ठंडा हो सकता है, मगर बाहर सराउंडिंग के साथ वो हीट का कोई लेन देन नहीं करेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब ये होता है। इसका हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं। जब आप साइकिल में हवा भरवाने जाते होंगे बचपन में, तो आप देखे होंगे एक पंप से हवा भरी जाती थी उसमें, तो वो प्रोसेस क्या होता है, एक प्रकार का एडियाबैटिक प्रोसेस होता है जिसमें हीट ट्रांसफर जीरो होता है। ओके, तो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकते हैं रिवर्सिबल यदि उनको हम बहुत स्लोली परफॉर्म करें। When a certain amount of heat is absorbed by ice, अब ये एक और क्लोज एग्जांपल है उसका, परफेक्ट नहीं है। यदि कोई अमाउंट ऑफ हीट आइस क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, इट मेल्ट्स, ऑब्वियस ही बात है गल जाएगी वो। इफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम इट, द वाटर, यदि उतनी एक कोई आइस है वो कुछ हीट एब्जॉर्ब कर रही, तो वो क्या हो जाएगी, पानी बन जाएगी। यदि उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट उससे निकाल दें, वाटर मतलब जब वो पानी बन गई उसके बाद उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट जितनी वो एब्जॉर्ब करी थी उतनी ही हम उससे रिमूव कर दें डायरेक्ट प्रोसेस में, डायरेक्ट प्रोसेस विल बी कन्वर्टेड इनटू आइस, तो वो क्या हो जाएगी, आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लोज एग्जांपल है, कुछ ना कुछ हीट लॉस हो ही जाएगा वहां पे, बट ये भी एक क्लोज एग्जांपल है। एंड extremely slow extension or contraction of a spring without setting up oscillation, यदि हम किसी एक स्प्रिंग को धीरे से और उस धीरे से खींचेंगे या धीरे धीरे दबाएंगे तो उसको हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि झटके से आप स्प्रिंग को खींचेंगे तो स्प्रिंग में क्या होने लग जाते हैं, वाइब्रेशंस होने लग जाते हैं। वो वाइब्रेशन एनर्जी कहां से आ रही है, आपके से ही आ रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो वाइब्रेशन के फॉर्म में एनर्जी लॉस कर देगा। तो स्प्रिंग को धीरे धीरे कंप्रेस करना या धीरे धीरे एक्सटेंड करें तो ये क्लोज हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस के। When perfectly elastic ball, अब ये एक और एक मस्त हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। परफेक्टली इलास्टिक बॉल मतलब जितनी एनर्जी रिलीज करेगी उतनी वो एब्जॉर्ब कर देगी। फॉल्स फ्रॉम सम हाइट, कुछ ऊंचाई से वो नीचे गिरेगी। किसमें नीचे गिरेगी, परफेक्टली इलास्टिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक परफेक्टली इलास्टिक बॉल नीचे गिरेगी, तो जितनी हाइट से वो गिरेगी उतनी हाइट में वो वापस आ जाएगी। द बॉल राइजेस अप टू दी इनिशियल हाइट, जितनी हाइट से हम बॉल को छोड़े उसी हाइट में वो वापस आ जाएगी। बट सबसे पहले हमने पढ़ा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी तो होती ही नहीं है, तो ना ही परफेक्टली इलास्टिक बॉल हो सकती है, ना ही परफेक्टली इलास्टिक सरफेस हो सकता है, उसके क्लोज कोई चीज आ सकती है। ठीक है, जैसे हमने वहां पे इलास्टिक बॉडी का एग्जाम्पल देखा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, एकदम फर्स्ट लेक्चर में, मोस्ट फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, और वेरी स्लो कंडेंसेशन और इवापोरेशन, पानी का इवापोरेट होना और उसका जमना धीरे 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 धीरे, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, क्लोज बोल सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के। ठीक है, एक नोट देखते हैं, द कंडीशन मेंशन्ड फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस कैन नेवर बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस। तो जो भी हमने अभी कंडीशन देखी वो एकदम एग्जैक्टली वैसी ओरिजिनल जब आप प्रैक्टिस में करेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ कुछ कारणों से वहां पे कुछ कुछ चीजें लॉस हो जाएगी, तो वो एग्जैक्ट रिवर्सिबल चीज नहीं मिलेगी। हेंस ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन ओनली एन आइडियल कंसेप्ट। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, एक आइडियल कंसेप्ट है, बट बहुत जरूरी कंसेप्ट है, क्योंकि इसी से हमें समझ में आता है कि हम कैसे लॉसेस को रिड्यूस करें। यदि हम रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में नहीं जानेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि कहां कहां लॉस हो रहा है और हमें कभी ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। तो एक आइडियल कंसेप्ट है मगर जरूरी कंसेप्ट है। इन एक्चुअल प्रोसेस, यदि रियल लाइफ के प्रोसेस के बारे में बात करें, देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ हीट, कुछ ना कुछ कारण से हीट लॉस हो ही जाती है। ड्यू टू फ्रिक्शन सबसे बड़ा कारण, कंडक्शन, कंडक्शन में क्या होता है, यदि उस बॉडी से कोई दूसरी बॉडी अटैच्ड में है, छुआई हुई है, फिजिकल कांटेक्ट में, तो वो क्या होगा, वाइब्रेशनल के फॉर्म में हीट ट्रांसफर हो जाएगी उसमें। और रेडिएशन भी एक क्या है, बहुत बड़ा फैक्टर है। रेडिएशन में क्या होता है, कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन के ऊपर है वो क्या करते रहेगी, हीट को रेडिएट करते रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। वेव्स जैसे सन से हमारे अर्थ में क्या आती है, हीट आती है, सेम। तो ये भी, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रेडिएशन को कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ सकती, तो इसको भी हम रोक नहीं सकते। तो एक्चुअल प्रोसेस में ये सारे कारणों के कारण हीट लॉस हो ही जाती है।
ठीक है, अब हम रिवर्सिबल प्रोसेस को यदि हम शॉर्ट में देखें और उसको हम समराइज करें कि क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है उसमें, तो इन दिस प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पूरा ये नोट, ऑल स्टेट्स आर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये क्या है, मेन पॉइंट जो आपको बुक में देखने नहीं मिलेगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, सारे स्टेट्स थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इसका मतलब उनकी कंटेनर की वॉल्स ऐसी रहती है या वो स्टेट ऐसे रहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। धीरे धीरे करके वो हर एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आएंगे, धीरे धीरे करके, स्पॉन्टेनियस चेंज उसमें नहीं होगा। दिस प्रोसेस इज शोन बाय कंटिन्यूअस लाइन और सॉलिड लाइन। जब भी आप एक रिवर्सिबल प्रोसेस पीवी डायग्राम में बनाएंगे, और जितने भी अभी हमने डायग्राम देखे हैं, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने रेफ्रिजरेटर का डायग्राम देखा था, कंटिन्यूअसली लाइन हमने बनाई थी। बुक्स में आप देखेंगे कंटिन्यूअसली लाइन आपको दिख रही है पीवी डायग्राम में, एकदम कंटिन्यूअस लाइन, डॉटेड लाइन नहीं। तो इसका मतलब क्या है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस बताता है, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो आप बुक्स में जितना भी पीवी डायग्राम देख रहे होंगे, सब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा, याद रखिएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअस लाइन है। जैसे आप यहां से 1 से 2 के बीच में ऑरेंज वाली कंटिन्यूअस लाइन देख सकते हैं, ठीक है। पाथ फॉलोड बाय फॉरवर्ड प्रोसेस इज सेम एज द पाथ फॉलोड बाय बैकवर्ड प्रोसेस। 1 से 2 जो प्रोसेस में गया, ऑब्वियसली बात है प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक प्रकार का एक्सपांशन होता है जब नीचे जाता है पीवी डायग्राम में, तो वैसा ही कंप्रेशन हमने किया, तो क्या हो गया, सेम पाथ दोनों फॉलो कर रहे हैं, 1 से 2, 2 से 1, ये दो एरो वही बता रहे हैं, 1 से 2 गया और 2 से 1 गया, एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में। उसी प्रेशर में वो वापिस आ जाएगा और उसी वॉल्यूम में वो वापिस आ जाएगा जिस स्टेट से वो गया था, ठीक है। नो इफेक्ट ऑन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में या उसके सराउंडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भी वो छोड़ा उतना ही वो ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा बाहर की चीजों में या सराउंडिंग में, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में सारे जो स्टेट्स रहते हैं वो क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट्स में रहते हैं एकदम। अचानक से धीरे धीरे चेंजेस होता है, कोई अचानक से चेंजेस नहीं होता उसमें, ठीक है। तो सारे स्टेट्स उसमें इक्विलिब्रियम स्टेट्स में रहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। और सॉलिड लाइन से हम क्या करते हैं, उसको शो करते हैं, ओके। रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट हम एक टॉपिक के बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस देखेंगे। तो आइडियल इंजन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली बात है, अभी हमने सेकंड लॉ में इतना चीज देखी कि आइडियल इंजन मतलब 100% एफिशिएंसी पॉसिबल ही नहीं है। आइडियल इंजन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। कैसे? द चेंजेस हैपन इन द यूनिवर्स, कोई भी चेंजेस होता है ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, तो वो कैनॉट बी एग्जैक्टली रिवर्स्ड। उसको हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली रिवर्स कर ही नहीं सकते, ठीक है। दिस इज वाई एन इंजन कैनॉट हैव 100% एफिशिएंसी। इसी के कारण क्या होता है, कोई भी इंजन की 100% एफिशिएंसी नहीं होती है। इफ वी कुड एलिमिनेट ऑल द रेजिस्टिव फोर्स, यदि हम चाहें कि यदि हम पूरी रेजिस्टिव फोर्स को एलिमिनेट कर पाए, फ्रिक्शन कम से कम कर दें, पूरा तो खत्म कर ही नहीं सकते उसको, कम से कम कर दिए, तो एफिशिएंसी जो होगी इंजन कुड बी मैक्सिमाइज्ड। कोई भी इंजन की एफिशिएंसी हम मैक्सिमम ले जा सकते हैं, 100% नहीं कर सकते। थोड़ा सा कोशिश किए कि ये चीज खत्म हो जाए, फ्रिक्शन हम खत्म कर पाए किसी कारण से, थोड़ा सा कम कर पाए, तो क्या होगी, उस इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम पहुंच सकती है, 100% नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाएगा। इसलिए फ्यूचर के टाइम में हम ऐसा बोलते हैं कि जो ट्रेन होगी उसको हम वैक्यूम टनल में मूव कराएंगे, ताकि जो एयर भी लगती है ट्रेन को, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो होता है वो भी क्या करती है, लॉस करती है एक प्रकार से एनर्जी का। तो फॉर फ्यूचर कुछ ट्रेन हम बोल रहे हैं, ऐसा प्रपोज कर रहे हैं, दैट विल मूव्स इन वैक्यूम टनल, जो क्या करेगी, वैक्यूम टनल में मूव करेगी टू एलिमिनेट एयर फ्रिक्शन एंड हेंस टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। एयर फ्रिक्शन को एलिमिनेट करेगी तो इंजन की एफिशिएंसी वो बढ़ाएगी, 100% नहीं कर सकती, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट हम इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जो एक्चुअल प्रोसेस है, जो रियल लाइफ में होता है ऐसा, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस, एनी प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल एग्जैक्टली, ऐसा प्रोसेस जिसको हम एग्जैक्टली रिवर्स नहीं कर सकते, वापिस उसी स्टेट में नहीं ला सकते जिस स्टेट से वो चला था, इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। सारे नेचुरल प्रोसेस और नेचुरल प्रोसेस सच एज कंडक्शन, रेडिएशन, रेडियो एक्टिव डीके। कंडक्शन मतलब क्या, फिजिकल कांटेक्ट से हीट फ्लो कराना, वाइब्रेशनल चीजें, वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर करना। रेडिएशन वेव्स के फॉर्म में हीट का निकलना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। रेडियो एक्टिव डीके मतलब क्या होती है, सबकी हाफ लाइफ होती है, तो डीके हो जाते हैं रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, डिकम्पोज हो जाते हैं एक प्रकार से हम बोले, एसेट्रा
आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। और प्रैक्टिकल प्रोसेस सच एज फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी गैस को हम फ्रीली एक्सपैंड होने दे रहे हैं, अपने आप, तू अपने आराम से एक्सपैंड हो, जिसमें हमें कोई वर्क डन नहीं मिलता। तो फ्री एक्सपांड जब हम उसको होने दे रहे हैं तो वापस उसको कंप्रेस करेंगे तो वैसा कंडीशन नहीं मिलेगा। तो फ्री एक्सपांशन, जूल थॉमसन एक्सपांशन। जूल थॉमसन एक्सपांशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक गैस को एक्सपैंड कराते हैं तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है या उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसको हम रेफ्रिजरेटर्स में यूज करते हैं जब हमें रेफ्रिजरेंट्स की कंडीशन या उसकी हीट इंटरनल एनर्जी चेंज करने रहती है, तब एक स्टेप में। तो जूल थॉमसन एक्सपांशन में क्या होता है, एक्सपांशन होता है किसी चीज का, उसके कारण क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम भी हो सकता है और उसका टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। तो ये फायदा मिलता है हमें। इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऑफ अ वायर आर ऑल्सो इरिवर्सिबल। वायर से जो करंट के कारण हीट लॉस हो रहा है वो सब क्या है, इरिवर्सिबल है, उस चीज को हम वापस नहीं ले सकते। अब देखते हैं किस कारण से इरिवर्सिबिलिटी अराइज होती है। तो ऑब्वियस ही बात है, फर्स्ट तो आएगा ही सबसे पहले दिमाग में फ्रिक्शन। तो इरिवर्सिबिलिटी अराइज मेनली फ्रॉम टू कॉजेज। दो कॉजेज के कारण मेनली क्या होती है, वो अराइज करती है। ठीक है, देखते हैं ये दो मेन कॉजेज मैं आपको बताऊंगा। मेनी प्रोसेस लाइक डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। गैसेस क्या होती है, आपस में डिफ्यूज हो जाती है। डीके ऑफ एन ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, टेक द सिस्टम टू ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये क्या करता है, सिस्टम को नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में ले जाता है। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये है कि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होते रहेगी टाइम के साथ, कांस्टेंट नहीं मेंटेन रहेगी। मेनी प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिसिपेटिव फोर्सेस। डिसिपेटिव फोर्सेस का मतलब क्या, फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, इनइलास्टिसिटी। मतलब इलास्टिसिटी नहीं है, ये सब क्या होती है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। जो अंदरूनी इरिवर्सिबिलिटी होती है इंटरनल। दूसरी क्या होगी, एक्सटर्नल, जो बाहर से हमें इरिवर्सिबिलिटी मिलेगी। एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस एंड डिसिपेटिंग इफेक्ट आउटसाइड द वर्किंग फ्लूइड। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, हीट साए से फ्लो करेगी, लॉस होगा उसमें। तो टेम्परेचर डिफरेंस कम होना चाहिए, तभी तो हमें रिवर्सिबल कंडीशन मिलती है। तो ये क्या होता है, दो मेन कारण होते हैं, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी जो फ्रिक्शन के कारण होती है, एक्सटर्नल इनरिवर्सिबिलिटी जो ग्रेडियंट्स के कारण होती है, प्रेशर ग्रेडियंट, लार्ज टेम्परेचर ग्रेडियंट, इस कारण। अब यदि हम एग्जांपल देखें इरिवर्सिबल प्रोसेस का, तो पूरे दुनिया के प्रोसेस क्या होंगे, इरिवर्सिबल ही होंगे। When a steel ball is allowed to fall on an inelastic lead, यदि हम एक स्टील बॉल को इनइलास्टिक लेड की शीट में हम क्या कराएंगे, फॉल कराएंगे, इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी। वो स्टील बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी जो गिर रही है वो क्या होती है, स्ट्राइक करके हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है बाय फ्रिक्शन। किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। एयर रेजिस्टेंस भी लगता है उसमें। द हीट एनर्जी रेज द टेम्परेचर ऑफ द लेड शीट। जो ये हीट एनर्जी सॉलिड स्टील बॉल से मिलती है वो क्या करती है, लेड के इनइलास्टिक लेड का क्या कर देती है, टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर देती है। नो रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी ऑकर्स। ऑब्वियस ही बात है, वो जो अपनी हीट है वो उसको वापस दे ही नहीं सकता स्टील बॉल को, ऐसा रिवर्स हो ही नहीं सकता। द सडन एंड फास्ट स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग। यदि हम एक स्प्रिंग को जल्दी जल्दी साए साए खींच रहे हैं तो उसमें क्या होने लग जाएगा, वाइब्रेशन सेटअप होने लग जाएगा, जो हमारी एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। ऑकर्स सडन एंड फास्ट स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग में प्रोड्यूस वाइब्रेशंस। तो वो क्या करते हैं, स्प्रिंग में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। नाउ ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड, दिस इज कॉज ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या है, एक केस है इरिवर्सिबल प्रोसेस का, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन सेटअप हो जाएगा तो वो एनर्जी कहां से आएगी, हमसे ही तो आएगी, जो हम उसको एक्सपांड और वो कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सडन एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन एंड रैपिड इवापोरेशन और कंडेंशन आर एग्जांपल ऑफ क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अचानक से उबाल दे रहे हैं, अचानक से ठंडा कर दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए रजिस्टर इज इरिवर्सिबल। ऑब्वियसली बात है, रजिस्टर में हीट लॉस हो जाता है तो वो भी क्या है, इरिवर्सिबल है। हीट ट्रांसफर बिटवीन बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर इज ऑल्सो इरिवर्सिबल। दो किसी बॉडी के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है दोनों अलग अलग टेम्परेचर में, तो वो भी इरिवर्सिबल। ऑब्वियसली बात है, जिस सराउंडिंग में होगी वो भी थोड़ा सा हीट क्या ले करेगी, ले लेगी।
जूल थॉमसन इफेक्ट, वही जो मैंने आपको बताया, जो जूल थॉमसन एक्सपांशन था, उसमें क्या होता है, एक गैस एक्सपैंड होती है तो उसका टेम्परेचर कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, इज एन इरिवर्सिबल, बिकॉज ऑन रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ गैस सिमिलर कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। यदि उसी चीज को हम रिवर्स करेंगे तो वैसी कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट हमें नहीं मिलता जैसा पहले बार में मिला है एक्सपांशन में। तो अब देखें हम नोट पॉइंट, तो जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो कहीं भी आपको डायग्राम में, पीवी डायग्राम में डॉटेड लाइन से कोई चीज दिखी तो इसका मतलब वो एक्चुअल प्रोसेस बता रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो बुक्स पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा कहीं देखने के लिए, क्योंकि वो सब रिवर्सिबल प्रोसेस पे बेस्ड रहता है। इन दिस प्रोसेस नन स्टेट और बहुत ही कम स्टेट्स क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इस प्रोसेस में क्या बहुत ही कम या कुछ ही स्टेट्स क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। पहला और दूसरा ही ज्यादा से ज्यादा रहेगा, बीच के सब नहीं रहेंगे। पहला थोड़ा सा रुका हुआ रहेगा, बाकी सब में कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहेगा माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स में, ठीक है। द प्रोसेस इज शोन बाय डॉटेड लाइंस। एक इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से शो करते हैं। बीच के सारे एक एक छोटे छोटे स्टेट्स सब नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स में रहेंगे, मतलब कंटिन्यूअसली उसके प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज होते रहेगा। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोसेस आर डिफरेंट। फॉरवर्ड प्रोसेस जैसे ये 1 से शुरू हुआ, 2 तक गया, वापिस रिवर्स करेंगे तो वो 1 में ना आके थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा में ही रुक जाएगा। थोड़ा सा प्रेशर 10 एक बार का था, ठीक है, कम किए, मतलब आप समझ सकते हैं एग्जांपल से, एग्जैक्टली वो उसी कंडीशन पे नहीं आएगा, हल्का सा उसमें प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहेगा, एग्जैक्टली वो जैसा था वैसा ही नहीं होगा। तो फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस क्या होते हैं, अलग अलग पाथ होते हैं। जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस में सेम थे, इसमें ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये था पूरा इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, हमने पूरा कंसेप्ट देख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का वो क्या होगा, कार्नोट इंजन के बारे में हम देखेंगे कि कैसे कार्नोट इंजन वर्क करता है, उसके न्यूमेरिकल्स हम कैसे बनाते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।